क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति में इनाम की उम्र कितनी होती है या फिर एहसान की एक्सपायरी डेट क्या होती है? बिहार की राजनीति में इन दिनों एक शब्द खूब गूंज रहा है, बगावत। लेकिन यह बगावत सिद्धांतों का नहीं है, यह बगावत कुर्सी न मिलने की टीस है। यह 100% सच है कि आनंद मोहन की राजनीति में वैचारिक संघर्ष कम है, जबकि जातीय संघर्ष और दबंगई ज्यादा। लेकिन क्या अब आनंद मोहन का दौर खत्म होने की कगार पर है? आज इस पूरे मामले का पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। अगर आपको बेबाक विश्लेषण पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ राजनीति की दुनिया में कदम बढ़ाया था। जिसे कोसी के इलाके में एक वर्ग ने मसीहा कहा तो कानून की किताबों ने अपराधी। हम बात कर रहे हैं आनंद मोहन सिंह की। वही आनंद मोहन जो कभी घोड़ों पर सवार होकर सत्ता को चुनौती देते थे, आज अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए छटपटा रहे हैं। सियासत की दुनिया में एक सवाल गूंज रहा है कि क्या कोसी के इस शेर का राजनीतिक सूर्यास्त अब नजदीक है? मई 2026 का यह मौसम पटना के गलियारों में आनंद मोहन के लिए बहुत ठंडा साबित हुआ है। उनके बेटे चेतन आनंद को कैबिनेट में जगह नहीं मिली और इसके साथ ही शुरू हुआ है बयानों का वो दौर जो बिहार की राजनीति में एक नया और स्याह अध्याय लिख रहा है। 1954 में सहरसा के पचगछिया के एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्मे आनंद मोहन के खून में राजनीति थी। लेकिन 70 और 80 का दशक बिहार के लिए सामान्य नहीं था। यह वो दौर था जब समाजवाद के नारों के बीच जाति की दीवारें ऊंची हो रही थी। कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में एक खूनी खेल चल रहा था। एक तरफ अजीत सरकार जैसे कम्युनिस्ट नेता थे जो भूमिहीनों की बात करते थे, तो दूसरी तरफ उभरे थे दो नाम, आनंद मोहन सिंह और राजेश रंजन और पप्पू यादव। एक ने खुद को अगरों का रक्षक घोषित किया, दूसरे ने पिछड़ों का मसीहा। आनंद मोहन की समाजवादी क्रांति सेना का नाम सुनते ही कोसी के दियरा इलाके में सन्नाटा पसर जाता था। इस सेना का उद्देश्य अगड़ों के हितों की रक्षा करना था। आनंद मोहन का नाम आतंक और श्रद्धा का एक कॉकटेल था। यह वो दौर था जब बाहुबल ही लोकतंत्र की परिभाषा बन गया था। अफसरों की पोस्टिंग से लेकर सरकारी ठेकों तक सब कुछ बंदूक से तय होता था। पूर्णिया के अर्जुन भवन से आने वाले एक फोन कॉल से अफसर कांप उठते थे। एक तरफ आनंद मोहन होते थे और दूसरी तरफ होते थे पप्पू यादव। 1993 में आनंद मोहन ने अपनी एक पार्टी बनाई, बिहार पीपुल्स पार्टी। 1994 में पत्नी लवली आनंद को वैशाली से लड़ाया और वो जीत भी गई। आनंद मोहन बिहार में राजपूत के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो गए। राजनीति और अपराध का यह गठजोड़ अपने चरम पर था। उसी दौर में 5 दिसंबर 1994 को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया। मुजफ्फरपुर का भगवानपुर चौक। आनंद मोहन अपने साथी छोटन शुक्ला की शव यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय वहां से गुजरती है एक सरकारी गाड़ी। उसमें सवार थे गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया। एक निर्दोष, ईमानदार और दलित समुदाय से आने वाले आईएएस अधिकारी को भीड़ ने घेर लिया। आरोप लगा कि आनंद मोहन के उकसावे पर भीड़ ने उन्हें गाड़ी से खींचकर मार डाला। साल 2007 में जब आनंद मोहन को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई तो वो देश के ऐसे पहले नेता बने जिसे ये सजा मिली थी। बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन क्या आनंद मोहन का रसूख जेल के साथ खत्म हो गया? नहीं, जेल के भीतर से उनकी राजनीति चलती रही, कभी पत्नी लवली आनंद के जरिए तो कभी बेटों के जरिए। अप्रैल 2023 बिहार की राजनीति में एक अजीब हलचल होती है। नीतीश कुमार की सरकार जेल मैनुअल के नियम में बदलाव कर देती है। वो प्रावधान हटा दिया जाता है जो सरकारी सेवक की हत्या करने वालों की समय पूर्व रिहाई को रोकता था और आनंद मोहन बाहर आ जाते हैं। कहा गया कि ये राजपूत कार्ड है, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। ऐसा इसीलिए कि इस प्रावधान से सिर्फ आनंद मोहन को ही लाभ मिल रहा था। सीधे तौर पर आनंद मोहन को इसका लाभ मिल रहा था। और फिर आया जनवरी 2024 का वो मशहूर फ्लोर टेस्ट। आरजेडी के विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद अचानक पाला बदलते हैं और नीतीश सरकार को बचा लेते हैं।
उस वक्त आनंद मोहन ने कहा था, राजपूत धोखा नहीं देता, बगावत करता है। एहसान चुकाया गया, लवली आनंद को शिवहर से सांसद बना दिया गया। लेकिन राजनीति में एहसानों की किस्तें बहुत जल्दी खत्म हो जाया करती है। अब समय बदल चुका है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटकर राज्यसभा जा चुके हैं। बिहार की कमान सम्राट चौधरी और भाजपा के पास है। 7 मई 2026 को कैबिनेट विस्तार होता है। आनंद मोहन को उम्मीद थी कि उनके बेटे चेतन आनंद मंत्री बनेंगे, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं था। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन को अपने बड़बोलेपन की कीमत चुकानी पड़ी। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को निशाने पर लिया था। उन्होंने पूछा कि नीतीश दिल्ली जा रहे हैं, ऐसे में आखिर कार्यकारी अध्यक्ष की पार्टी को अब क्या जरूरत है। असल में ये लड़ाई संजय झा बनाम आनंद मोहन नहीं है, ये लड़ाई पुराने बाहुबल बनाम नए सांगठनिक ढांचे की है। जेडीयू ने आनंद मोहन को उनकी औकात बताने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला। इसकी कल्पना कभी आनंद मोहन ने नहीं की होगी। शिवहर, जिसे आनंद मोहन अपनी जागीर समझते थे, वहां से पार्टी ने एक नया चेहरा निकाला, डॉक्टर श्वेता गुप्ता। एक तरफ चेतन आनंद हैं, जिन्होंने नवीनगर से मात्र 112 वोटों से जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ डॉक्टर श्वेता गुप्ता हैं, जो डॉक्टर हैं और शिवहर से 31,398 वोटों से जबरदस्त तरीके से जीत कर आई हैं। जेडीयू ने एक तीर से कई शिकार किए। श्वेता गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं। रमा देवी का टिकट काटकर लवली आनंद को देने से जो वैश्य समाज वहां नाराज था, उसे श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाकर शांत कर दिया गया। यह संदेश अब साफ है कि शिवहर को बाहुबल नहीं, डिग्री और सर्वसमावेशी राजनीति की जरूरत है। आनंद मोहन का चैप्टर शिवहर में अब क्लोज माना जा रहा है। आनंद मोहन आज सियासी हाशिए पर हैं। उनके बेटे को शिवहर से हटाकर नवीनगर भेज दिया गया है। उनके प्रभाव क्षेत्र में सेंध लगा दी गई है और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिहाई के खिलाफ याचिका अभी लंबित है। यानी जिस सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से मदद कर आनंद मोहन को जेल से बाहर लाया, अब वह आनंद मोहन के साथ नहीं है। आनंद मोहन आज भी वही भाषा बोल रहे हैं, बगावत की भाषा। लेकिन 2026 का बिहार 1994 का बिहार नहीं है। आज की राजनीति डेटा, वोट बैंक और सांगठनिक मजबूती पर टिकी है। आनंद मोहन ने निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी, ताकि वे अपनी प्रासंगिकता को बचाए रख सकें। लेकिन भाजपा और जेडीयू के नए नेतृत्व ने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि वे अब किसी व्यक्ति के अहंकार के बंधक नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कानून की तलवार लटक रही है और राजनीति की जमीन खिसक रही है। आनंद मोहन के लिए ये उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता या सियासत की नहीं है, बल्कि वजूद की है। पर सवाल वही है, क्या जनता अब भी उन चेहरों को स्वीकार करेगी जिनके दामन पर अतीत में गहरे दाग लगे हैं, या फिर बिहार अब सचमुच सुशासन की उस परिभाषा की ओर बढ़ रहा है जहां कानून का डर किसी भी बाहुबली के खौफ से बड़ा होता है? सोचिएगा जरूर और हां, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको सत्ता से सीधे सवाल और बेखौफ विश्लेषण पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।